ये एक इंडियन गवर्नमेंट बॉडी है जो बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है, जिसमें से एक है सिविल सर्विसेज एग्जाम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस साइड अंकिता एंड आज हम बात करेंगे यूपीएससी और यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न के बारे में। यानी यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न, यूपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके से रहने वाला है, किस तरीके से मार्किंग स्कीम रहने वाली है, क्या किस सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है, क्या होता है, क्या पूरा पेपर रहता है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। उसी के साथ हम पहले थोड़ा सा यूपीएससी के बारे में समझ लेते हैं कि यूपीएससी एग्जैक्ट है क्या, उसके बाद हम उसके एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। पहला आता है आपका यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक इंडियन गवर्नमेंट बॉडी है। ये एक इंडियन गवर्नमेंट बॉडी है जो बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है, जिसमें से एक है सिविल सर्विसेज एग्जाम, जिसके थ्रू आप आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस जैसे पोस्ट के लिए आपको इस एग्जाम के थ्रू ये पोस्ट आपको मिलती है। ये इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड चैलेंजिंग एग्जाम है और इसकी प्रिपरेशन करने से पहले इसके एग्जाम पैटर्न को समझना सबसे ज्यादा यहाँ पे जरूरी रहने वाला है। तो हम उसी के बारे में बात करते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पैटर्न, सिविल सर्विसेज एग्जाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है। यानी जो यूपीएससी का एग्जाम है वो आपका 3 स्टेजेस में रहने वाला है। पहला है प्रीलिमिनरी यानी प्रीलिम्स, सेकंड मेन एग्जामिनेशन यानी मेंस, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू। ये 3 फेजेस में आपका जो पूरा एग्जाम पैटर्न है वो रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो यूपीएससी एस्पिरेंट है मई जून से लेके आपका मार्च अप्रैल तक का पूरा ये सफर रहता है यूपीएससी एस्पिरेंट का। मई जून में इसके जो एग्जाम का प्रीलिम्स है वो होता है। सितंबर अक्टूबर में आपका जो मेंस का एग्जाम होता है एंड जन फेब में आपका इंटरव्यू होता है जो कि पर्सनैलिटी टेस्ट है एंड मार्च अप्रैल तक आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होता है। तो ये एक तरह से ये पूरा टाइम रहने वाला है यूपीएससी एस्पिरेंट को, जहाँ पे यहाँ पे उसको 3 एग्जाम्स को देना है और उसको क्लियर करना है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा टाइम पीरियड रहता है। फिर आता है आपका सबसे पहला एग्जाम यानी प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के बाद मैं यहाँ पे इन शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देती हूँ कि प्रीलिम्स जो है ये आपका फर्स्ट फेज है। ठीक है, इसमें 2 आपके एग्जाम रहने वाले हैं, जिसमें से एक है जनरल स्टडीज, सेकेंड आपका पेपर है ना जीएस पेपर 1 है ये, और ये जीएस पेपर 2 रहता है जिसको सीसेट बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके ये 2 पेपर होते हैं। ये आपका सेम डे पे पेपर होता है, एक ही दिन में आपके दोनों पेपर्स होने वाले हैं। दोनों जो आपका सीसेट का पेपर होता है ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, यानी पहले आपको इसको 33% से क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद आप जो जनरल स्टडीज का पेपर है इसकी मेरिट लिस्ट में आप आएंगे। यानी यहाँ पे आप जब क्वालिफाई करेंगे तब आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा जनरल स्टडी में, फिर इसको क्वालिफाई करना होगा तब जाके आप प्रीलिम्स का पेपर क्वालिफाई करते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका पेपर रहने वाला है। जनरल स्टडी पेपर 1 जो जीएस का पेपर है आपका, जीएस पेपर 1, इसमें आपका जनरल स्टडी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, एवरीथिंग यहाँ पे आने वाला है। यहाँ पे उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। ये सारा कुछ एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहने वाला है। ओके, सो हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे
टोटल मार्क्स आपका 200 का रहता है, टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा आपका 2 आवर्स का रहेगा, एंड ये पर क्वेश्चन जो आपका होगा वो 2 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है, जब आप एग्जाम पैटर्न को समझते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कितने मार्क्स की होने वाली है उसको भी हम ध्यान में रखते हैं, और उसी के बेस पे हम उसकी जो प्रिपरेशन है वो करते हैं। तो ये यहाँ पे आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.66 रहने वाला है। अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो वहाँ आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मतलब उसका कोई भी मार्किंग आपकी नहीं होती है। फिर आपका आता है सी सेट, जहाँ पे ये है जीएस पेपर और 2 जिसको सी सेट बोला जाता है। यहाँ पे आपसे सारा कॉम्प्रीहेंसिव इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड या फिर मैथ्स, ये सब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाता है। ये भी आपका एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है। 80 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 200 मार्क्स का है, 2 आवर्स का ही ये भी है, और इसी में जो इसका पर क्वेश्चन रहता है वो 2.5 मार्क्स का रहता है, और नेगेटिव मार्किंग आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि 0.83 है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, और इस तरीके से इसका जो टाइम है और जो मार्क्स है वो रहने वाला है। फिर आपका आता है कि इसको क्वालिफाई करने का, ये दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम होता है। पहला आपका ये जो सी सेट पेपर होता है, सी सेट पेपर को आपको 33% से पहले क्वालिफाई करना होगा, यानी आपको सी सेट के पेपर में 33% आना जरूरी है। आप जब 33% से क्वालिफाई करेंगे तब आपका जो ये जनरल स्टडी का पेपर है ये पूरा मेरिट बेस्ड होता है। इसका जो क्वालिफिकेशन है वो पूरा मेरिट बेस्ड पे रहने वाला है, यानी मेरिट लिस्ट में जितने मार्क्स होंगे, सपोज 200 मार्क्स का है तो 160 सपोज आप कर सकते हैं, 160 मार्क्स आपका हो सकता है कि उस पर आपकी मेरिट लगी हो, और मेरिट लगी हो तो 160 अगर मार्क्स है तो आप फिर प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके मेंस के लिए आगे जाते हैं। इस तरीके से पूरा पैटर्न रहने वाला है आपका प्रीलिम्स का। अब आते हैं मेंस के पेपर में, और इससे पहले मैं ये चीज़ बता दूं कि जो ये प्रीलिम्स का पेपर है ये कहीं भी आपका जो लास्ट में रैंक के बेस पे मेरिट लिस्ट बनती है उसमें ये इंक्लूड नहीं होता है। सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, जिसमें आपको पहले सी सेट क्लियर करना होगा 33% से, और उसके बाद आपको जो जनरल स्टडी पेपर है उसको क्लियर करना होगा मेरिट बेस से। फिर आता है आपका यूपीएससी मेंस एग्जाम पैटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके 9 पेपर्स रहने वाले हैं, जिसमें से आपका जो 2 पेपर है ए और बी, ये पूरा आपका लैंग्वेज का होता है, जिसमें से एक आपका कंपलसरी लैंग्वेज होगा, यानी 22 सुटेबल लैंग्वेजेस हैं, उसमें से कोई एक हो सकता है, जो भी आपको कंफर्टेबल हो वो आप चूज करते हैं। सेकंड आपका रहता है इंग्लिश, ये आपका कंपलसरी होता है, ठीक है। पेपर बी इंग्लिश जो है वो आपका कंपलसरी रहेगा, और जो आपका पेपर ए है उसमें आपका जो कोई भी इंडियन लैंग्वेज है या 22 सुटेबल लैंग्वेज है जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसमें एग्जाम देंगे। ये दोनों ही आपका 300 मार्क्स का रहने वाला है, 3 आवर्स का रहने वाला है, ओके। पेपर ए और बी, यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे जरूरी आपके लिए ये है कि ये जो पेपर ए और पेपर बी है आपके लैंग्वेज का, इसमें आपको 25% से इसको क्वालिफाई करना होता है, यानी ये भी क्वालिफाइंग नेचर होता है मेंस के लिए। मेंस का एग्जाम जब आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं और मेंस में आते हैं तो सबसे पहले आपको ये लैंग्वेज पेपर आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे 25% आपको लाना जरूरी है। जब आप ये 25% से इसको क्वालिफाई करते हैं तब आपका ये आता है ये 7 पेपर्स, जो आपका जो मेरिट बेस में ये सारा इंक्लूड होता है। जो फाइनल लिस्ट निकलती है वो इन्हीं 7 पेपर्स के कैलकुलेशन के बाद निकलती है, ओके। जिसमें से और जो आपका मेंस का पेपर होता है ये आपका 4 से 5 दिन तक लगातार होता है। इस तरीके से रहने वाला सितंबर या अक्टूबर का टाइम होता है जहाँ पे आपका प्रीलिम्स का ये मेंस का एग्जाम होता है। तो पहले आता है पेपर ए, पेपर 1, जिसमें आपका एसए होता है। एसए यहाँ पे जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उससे एसए से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी आपको किसी भी तरीके का टॉपिक दिया जाता है
उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको उसके बारे में लिखना होता है। फिर वो चाहे फिलॉसफी हो, इकोनॉमी हो, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पे यूपीएससी के एस्पिरेंट की क्रिएटिविटी और वो कितना क्लियर लिखते हैं उस सबको यहाँ पे टेस्ट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स आपको मिलते हैं। ये और इसके बाद जो आपके 7 पेपर्स रहने वाले हैं वो पूरा पर पेपर जो है आपका 250 मार्क्स का रहेगा, 3 आवर्स का रहेगा, ठीक है। और ये लैंग्वेज पेपर के बाद जो आपके 7 पेपर्स बचते हैं, ये 7 पेपर्स ही आपका जो मेरिट में कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। ऐसे पेपर के बाद आता है पेपर 2, जिसमें जनरल स्टडी 1, यहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है, जिसमें एशियन, मिडिवल और मॉडर्न तक आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे आपसे पॉलिटी से रिलेटेड सारे कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायती राज, ये सारी चीज़ें आपके इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। फिर आपका आता है जनरल स्टडी, यहाँ पे आपसे इकोनॉमिक से रिलेटेड हो सकता क्वेश्चंस होते हैं, यानी इकोनॉमिक से रिलेटेड आपका पूरा सिलेबस रहता है। यहाँ पे आपसे एथिक्स और इंटीग्रिटीज से क्वेश्चंस रहते हैं। तो इस तरीके से 4 जीएस के पेपर हो गए, एक आपका एसए का पेपर हो गया। फिर आपका आता है 2 ऑप्शनल के पेपर। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपका ऑप्शनल का पेपर होता है वो आप खुद सिलेक्ट करते हैं। मतलब आपने जैसे सपोज आपने ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स से किया, या हिंदी ऑनर्स से किया, या पॉलिटिकल साइंस से किया, तो आपने जब ग्रेजुएशन जिस कोर्स से किया है, आप वहाँ ऑप्शनल में वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। कोई भी हो सकता है जो भी आपने ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ा हो, मतलब आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन या फिर सारी जो नॉलेज है वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल तक। और उसी का बेसिकली जो ऑप्शनल का पेपर होता है वो पूरा आपका उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें आप ये यूपीएससी एस्पिरेंट खुद सिलेक्ट करते हैं जो भी उन्होंने ग्रेजुएशन में लिया हुआ या जो उनको कंफर्टेबल हो, जो भी सब्जेक्ट वो यहाँ पे चूज करते हैं। तो 2 पेपर जो है आपका ऑप्शनल का रहने वाला है। तो इस तरीके से ये जो पूरा आपका एग्जाम पूरा जो 7 पेपर्स होता है, जिसमें आपका रैंक डिसाइड होता है, वो पूरा जो इसका टोटल होता है वो 1750 होता है, यानी 1750। ये आपका टोटल होता है 7 पेपर्स, जिसमें एसए, जनरल स्टडी 1, 2, 3, 4, ऑप्शनल पेपर 1, 2, ये पूरा 7 पेपर्स टोटल आपका 1750 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कि जो लास्ट स्टेज है वो क्या, यूपीएससी का जो लास्ट स्टेज है, इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। लास्ट फेज रहने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, क्वालिफाई करने के बाद मेंस में आते हैं, मेंस के 2 लैंग्वेज के पेपर को क्वालिफाई करते हैं, फिर 7 पेपर्स जो आप देते हैं उसमें फिर आपका जो है आपकी टॉप रैंकिंग देखी जाती है, ठीक है। टॉप रैंकिंग सपोज करें कि जैसे अगर इंटरव्यू में जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उसमें अगर वैकेंसी सिर्फ 1000 की है, यानी 1000 बच्चों की है, तो वहाँ पे ये उससे 3 गुना ज़्यादा बच्चों को, टॉप रैंकिंग वाले जिन्होंने मेंस में टॉप रैंकिंग पे होंगे, टॉप नंबर्स होंगे, जिनके टॉप स्कोर किया होगा, उनको ये इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। जिसमें से ये हो सकता है अगर 1000 स्टूडेंट्स हैं तो ये कम से कम 2 से 3 सॉरी 3 से 4 हजार स्टूडेंट्स को 4000 स्टूडेंट्स को ये इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ठीक है। इस तरीके से समझ आया कि मेंस में आपने 7 पेपर्स दिए, 7 पेपर्स में आपने जिसकी टॉप मार्क्स होंगे, सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे, उन 3-4 हज़ार बच्चों को कॉल जाता है इंटरव्यू के लिए, और फिर वो आपका इंटरव्यू, लास्ट जो फेज होता है इंटरव्यू का, वो टेस्ट आपका होता है। यहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंटरव्यू के इंटरव्यू का जो पूरा रहने पैटर्न है वो किस तरीके से रहने वाला है, इसको समझना है आपको।
कि यूपीएससी का जो पैटर्न है वो पूरा आपके पर्सनैलिटी बेस्ड रहने वाला है, आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड रहने वाला है। यहाँ पे आपका नॉलेज टेस्ट नहीं, टेस्ट से ज़्यादा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है पूरी तरीके से। आप यहाँ पे आके आपको कुछ ना लिखना है ना पढ़ना है, सिर्फ आपको जो ग्रुप ऑफ पैनल होगा आपके सामने उससे इंटरेक्ट करना है। वो सिर्फ आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को जज करेंगे, ठीक है। पर्सनैलिटी को टेस्ट करेंगे कि किस तरीके से आपका जो पूरा बिहेवियर है या जो भी आपकी पर्सनैलिटी है वो किस तरीके से है, और उसी को वो जज करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा पर्सनैलिटी टेस्ट बेस रहने वाला है, ये आपका फाइनल राउंड रहता है। इसके बाद आता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी ये होता है कि आपसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको उसका आंसर बहुत अच्छे से देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन क्वेश्चंस के थ्रू जो ग्रुप ऑफ पैनल होता है वो जज करते हैं कि जो आपने करियर चूज किया है उसके लिए आप सुटेबल है या नहीं है, यानी सिविल सर्विसेज के लिए आप सुटेबल है कि नहीं है, आपकी पर्सनालिटी उसके सुटेबिलिटी उसका जो SS2 कैंडिडेट सुटेबिलिटी फॉर अ करियर, यानी जो एस्पिरेंट है उसका जो उसने जो सिविल सर्विसेज का करियर चूज किया है उसके लिए उसकी जो पर्सनैलिटी है वो सुटेबल है या नहीं, इससे रिलेटेड ये पूरा रहने वाला है। यहाँ पे सिर्फ आपको इंटरेक्ट करना है, आपसे क्वेश्चंस किया जा सकता है आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेके, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेके या फिर करंट अफेयर्स को लेके, हर तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे पुट ऑन हो सकता है। तो आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से देना है। यहाँ पे आपके मेंटल क्वालिटीज, एनालिटिकल एबिलिटीज, इन सब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और ये ऑल ओवर जो जितने भी आपके क्वेश्चंस आंसर्स होंगे वो पूरा आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जो इंटरव्यू है वो आपका 275 मार्क्स का रहता है, यानी 1750 मेंस, 7 पेपर्स टोटल। उसके बाद आपका आता है इंटरव्यू, यानी 275 मार्क्स का ये रहता है। तो 750 प्लस 275, जब इसको प्लस आप कर देंगे, यानी इस तरीके से देख सकते हैं 750 प्लस 275, ये आपका 2025 टोटल जो आपका मार्क्स होता है, इस पे आपकी रैंक डिसाइड होती है, इसी पे आपका मेरिट लिस्ट निकलता है, इसी पे आपका जो पूरा मेरिट बेस्ड रहने वाला है। ये पूरा जो भी आपका जो लास्ट में रैंकिंग लिस्ट निकलती है वो इसी टोटल मार्क्स के उस बिहाफ पे निकलती है, ओके। तो ये इस तरीके से रहेगा। फाइनल लिस्ट जो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है वो इस टोटल मार्क्स से निकल होती है। तो इस तरीके से ये आपका इंटरव्यू जो है लास्ट राउंड रहता है, पर्सनालिटी बेस्ड रहता है। यहाँ पे मेंटल क्वालिटी, एनालिटिकल एबिलिटीज, इन सब को टेस्ट किया जाता है, इसके भी पे आपसे क्वेश्चंस किया जाता है। करियर सुटेबिलिटी, कैंडिडेट की सुटेबिलिटी देखते हैं करियर के लिए, सिविल सर्विसेज करियर के लिए, और 275 मार्क्स का रहता है टोटल, आपका 2025 मार्क्स का रहता है, जिसमें से आपका जो है 2025 में से आपके जो भी मार्क्स टॉप रैंकिंग होती है वो बच्चे आपके रैंक 1, रैंक 2 इस तरीके से रहता है। तो रैंक के हिसाब से आप पूरा फाइनलाइज होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा रहेगा। इसी के बाद आप जब रैंक निकलती है तो आपका टॉप रैंकिंग वाले IAS, फिर IPS, IFS, IPS, इस तरीके से ये पूरा रहता है। इस तरीके से ये पोस्ट डिसाइड होता है, ठीक है। आई होप इसी तरीके से ये पूरा UPSC और UPSC का एग्जाम पैटर्न रहता है। सिविल सर्विसेज एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहता है, क्या क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स का रहता है, सारा कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और इसी को किसी भी एग्जाम को तैयार करने से जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो ध्यान यही रखें कि उसका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है, सिलेबस कैसा रहने वाला है, इसको सबसे ज़्यादा आपको समझना होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और उन सभी UPSC एस्पिरेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है कि किस तरह से UPSC का एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। तो इसको आप देखें, समझें, और उसके बाद अपने प्रिपरेशन को और अच्छे से कर सकते हैं। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।